गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेज डिवाइडर और सेल्फ बायस सर्किट। तो इससे पहले हमने फिक्स्ड बायस सर्किट के बारे में जाना था। तो देखिए, हम इस सर्किट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम इसी तरह के सर्किट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम क्यू पॉइंट को स्टेबल कर पाएँ। तो इस सर्किट में पहले हम देखते हैं कि होता क्या क्या है। देखिए, ये है एक सर्किट डायग्राम किसी वोल्टेज डिवाइडर या सेल्फ बायस सर्किट का। तो इसमें देखिए एक वीसीसी पावर सप्लाई होता है, ठीक है। ये पावर सप्लाई है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है और नेगेटिव टर्मिनल को हमने अर्थ किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसी में ये देखिए एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का जो है कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जहाँ पर ये जो है ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, ठीक है। अगर मैं इसका डायरेक्शन एरो का इधर दूं, यानी कि करंट का डायरेक्शन मैं इधर दूं, तो ये जो ट्रांजिस्टर होगा वो होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्योंकि एरो का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं, जिसके कारण जो करंट होता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है फ्लो करता है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक वीसीसी सप्लाई है, ठीक है, पावर सप्लाई वीसीसी है। यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस लेते हैं आरसी, ठीक है। यहाँ पर जो कलेक्टर की ओर जो करंट बहेगा वो क्या होगा, आईसी, ठीक है। तो ये देखिए इस पावर सप्लाई से कोई करंट गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा, मान लेते हैं वो R1 रेसिस्टेंस के कारण जो है ड्रॉप हुआ, ठीक है। ये जो ड्रॉप है वो जो करंट है वो जो है बेस में सीधा सीधा एंटर करेगा, ठीक है। अब देखिए कि हमने यहाँ पर R1 क्यों लगाया, क्योंकि देखिए जब पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, VCC जो है बहुत ज़्यादा होता है, उस समय हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये R1 जो है, R1 और ये R2 जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये R1 और R2 ही वोल्टेज डिवाइडर कहलाता है, ठीक है। जो कि डायरेक्टली सप्लाई होने पर जो करंट जब सप्लाई जो होता है, वोल्टेज जब सप्लाई होता है बेस में, तो उसको जो है उसके अमाउंट को कम कर देता है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस के थ्रू। तो मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये R1 R2 ही जो है वोल्टेज डिवाइडर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए करंट यहाँ से फ्लो करके एंटर किया, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक और रेसिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है, एमीटर में, ठीक है, एमीटर से अर्थिंग की ओर। यहाँ पर मान लेते हैं आई ई जो है करंट सप्लाई जा रहा है, आई करंट जो है वो जा रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने और तीन कैपेसिटर को जो है वहाँ पर कंसीडर किया है, तीन कैपेसिटर जो कि C1, C2 और C3 हैं, ठीक है। या मैं इसे CE लिख देता हूँ क्योंकि ये कलेक्टर एमीटर जो है एमीटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए अब करंट सप्लाई यहाँ से हो गया, ठीक है। इनपुट वोल्टेज जो है हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ से मिल गया V0 के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबका एक एक काम होता है, यहाँ पर हर चीज़ का जो है अपना एक काम होता है। VCC पावर सप्लाई है, R1 जो है रेसिस्टेंस है जो कि कम करता है करंट के मान को, ठीक है, बेस में जब वो एंटर करता है। R2 जो है उसके कारण जो है कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। वो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, मान लेते हैं हम जो वो वोल्टेज ड्रॉप है वो है V2, ठीक है, हम मान लेते हैं वो V2 जो है वोल्टेज ड्रॉप है। अब देखिए किसी भी ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, एक इनपुट जंक्शन एक आउटपुट जंक्शन। अब इनपुट जंक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो CE कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट जंक्शन होता है वो होता है आपका एमीटर बेस जंक्शन, और जो आउटपुट जंक्शन होता है वो होता है कलेक्टर एमीटर जंक्शन, ठीक है। ये इनपुट है ये आउटपुट है CE कॉन्फ़िगरेशन में। अब देखिए हम जो है अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हम क्या क्या लिखेंगे, ठीक है, इसके बारे में। व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज टू लार्ज टू अप्लाई डायरेक्टली टू द बेस देन वी यूज़ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। यानी कि जब हम जब सप्लाई करते हैं वोल्टेज को किसी ट्रांजिस्टर में, ठीक है, तो उस समय जो वो अगर वो सप्लाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यानी कि सेल्फ बायस सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जहाँ पर R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर होता है। वी यूज़ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, R1 एंड R2 आर कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। और CE इज कॉल्ड बाईपास कैपेसिटर,
यानी कि यहाँ पर देखिए ये CE जो है वो बाईपास कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दो जंक्शन होते हैं, तो एक जंक्शन तो मैं ये देखिए ये आउटपुट जंक्शन है, ठीक है, तो VCE, इसके कारण जो वोल्टेज होगा वो VCE होगा, क्योंकि E तो कॉमन है यहाँ पर। ये कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होगा यहाँ पर। और यहाँ पर कौन सा वोल्टेज होगा, यहाँ पर होगा VBE, बेस एमिटर वोल्टेज, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल डायग्राम है, ठीक है। सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या किया है, किसी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में सिर्फ ये सर्किट को जो है मैंने जोड़ा है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर एक्स्ट्रा जोड़ा है। मैं इसका यूज़ आपको आगे बताऊँगा। तो देखिए अब बाकी इसके जो एक्सप्लेनेशन है डायग्राम के, सर्किट डायग्राम का, वो आप खुद लिख लीजिएगा कि हमने क्या क्या कंसीडर किया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर जो है तीनों कैपेसिटर का काम भी बता देता हूँ। देखिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस होता है, ठीक है, XC, वो होता है 1/2 पाई न्यू, ठीक है, न्यू C। तो किसी DC वोल्टेज के लिए जो है, DC वोल्टेज के लिए फॉर DC VE जो है, BC जो है, ठीक है, म्यू जो है वो होता है आपका 0, जिसके कारण जो इसका कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है DC वोल्टेज के लिए वो हो जाता है इनफाइनाइट, यानी कि वो उसे जाने नहीं देता है आगे सर्किट में, ठीक है। और AC को जो है वो सप्लाई होने देता है। AC के लिए जो है 4AC म्यू जो है, म्यू C, ये जो XC है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि AC वोल्टेज जो है, यानी कि AC जो है, AC करंट, वो इसमें आराम से फ्लो कर सकते हैं, लेकिन DC को वो फ्लो करने नहीं देगा। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए वो लगाया है IC, कि देखिए यहाँ पर अगर IE जाएगा, ठीक है, कलेक्टर एमिटर करंट जाएगा, तो उसे तो ये रोक देगा, ये ठीक है, ये जो रेसिस्टेंस है वो उसे रोक देगा। लेकिन कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो AC के लिए इन्फिनिटी होता है, 0 होता है। तो ये AC को तो यहाँ से आराम से जाने देगा, पर DC को यहाँ पर रोक देगा। उसी तरह बाकी सब भी काम करेंगे, ठीक है, बाकी सब भी AC को आराम से अपने आप मतलब अपने से फ्लो होने देंगे, लेकिन DC वोल्टेज को जो है वो रोक देंगे वहीं पर। अब देखिए यहाँ पर जो है हम तीन चीज़ों को मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। पहला तो है हमारा V2, कि R2 के अक्रॉस जो है कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। दूसरा है IC, यानी कि कलेक्टर करंट कितना होगा, VCE कितना होगा, ठीक है, VCE कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। तो उसके मैथमेटिकल फॉर्म को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए अब सर्किट एनालिसिस में तीन चीज़ देखना था हमें। तो पहला क्या था, पहला हमें देखना है V2, यानी कि R2 के अक्रॉस जो है, यानी कि इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो है कितना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो देखिए थेवेनिन्स थ्योरम से अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हम किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, देखिए बाय वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम। बाय वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम, ऐसे हम थेवेनिन्स वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। V2 जो होगा वो इक्वल होगा हम जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस कितना है यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है R1 और R2 सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो रिएक्टेंस होगा वो जुड़ जाएगा। तो वो हो जाएगा R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय द सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज क्या है, हमारा सप्लाई वोल्टेज है हमारा VCC, ठीक है। तो ये होता है थेवेनिन्स थ्योरम। देखिए आप इसे अगर डायरेक्ट भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे याद करके रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। थेवेनिन्स थ्योरम जो है, वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम, वो एक अलग टॉपिक है। तो अब देखिए ये तो हमें V2 का मान मिल गया यहाँ से। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना था कैलकुलेशन ऑफ IC, कैलकुलेशन ऑफ IC। तो IC का कैलकुलेशन जो है वो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि KVL लॉ जो है, अप्लाई KVL लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, इन इनपुट सर्किट, इनपुट सर्किट में जब हम KVL का अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से देखिए हम इसे करते हैं अप्लाई, जो KVL को अप्लाई करेंगे वो करते हैं हम क्लॉकवाइज में। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, VBE देखिए एक वोल्टेज यहाँ पर VBE है, तो ये तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। देखिए ये टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो
तो उस कंडीशन में देखिए VBE जो है पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव हम लिख देते हैं यहाँ पर VBE। अब देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर, देखिए कुछ वोल्टेज जो है यहाँ से ड्रॉप होगा, ठीक है, इस रेसिस्टेंस के थ्रू। तो मानते हैं ये रेसिस्टेंस RE है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना होगा, B इज इक्वल टू IR। तो R यहाँ पर क्या है, RE है, I क्या है, IE है। तो प्लस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, IE मल्टीप्लाई बाय द RE, B इज इक्वल टू IR से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वोल्टेज जो है यहाँ पर तीसरा क्या है, यहाँ पर ये वोल्टेज एक्टो है V2, देखिए, लेकिन ये नेगेटिव में है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो -V2 हो जाएगा यहाँ पर, -V2 इज इक्वल टू 0। ये है KVL लॉ सेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि IE का जो है वो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो IE RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस VBE, ठीक है। और IE का वैल्यू हमें मिलेगा V2 माइनस VBE अपॉन RE, ठीक है। अब देखिए IE जो होता है कलेक्टर करंट जो होता है, आपको पता होगा कलेक्टर करंट जो है वही होता है IB प्लस IC, ठीक है। लेकिन ये जो IB होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए IE जो होता है वो लगभग बराबर हो जाता है IC के कारण, क्योंकि ये जो बेस रीजन होता है वो बहुत ही थीन होता है, जिसके कारण उसका करंट जो होता है वो बहुत कम होता है। ये टोटल करंट का मात्र 2% होता है, 2 से 5%, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर इस कंडीशन में लिखते हैं IE जो है वो लगभग बराबर हो जाता है IC के। तो IE जो है वही IC के बराबर हो जाएगा लगभग, ठीक है, IC है इज इक्वल टू। अब देखिए VBE क्या है, बेस करंट है, ठीक है, बेस एमिटर वोल्टेज है, वो बहुत कम होगा क्योंकि V2 जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, VBE से, इसीलिए हम इसे इग्नोर कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो IC जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा लगभग V2 इज इक्वल टू V2 बाय RE के, ठीक है। तो यहाँ से हमें IC का वैल्यू मिल गया। अब हमें लास्ट क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पर VBE को। तो VBE को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, KVL लॉ जो है अप्लाई करेंगे आउटपुट सर्किट में। इस बार अप्लाई KVL, ठीक है, इन आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट में हम KVL का अप्लाई करेंगे। तो देखिए आउटपुट सर्किट कौन सा है, ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज क्या है, VCC है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा टोटल के सम के इक्वल। यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, यहाँ पर देखिए 3 वोल्टेज होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज क्या होगा, IC मल्टीप्लाई बाय RC, ठीक है, V इक्वल टू IR से, प्लस ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलते हैं इसको, ठीक है। प्लस एक वोल्टेज यहाँ पे VCE है, ये भी देखिए ये वोल्टेज जो है वो भी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम इसे भी पॉजिटिव में लेंगे। प्लस एक वोल्टेज जो है आपका यहाँ पर ड्रॉप होगा इस जगह पर, ठीक है, इस सर्किट में एक वोल्टेज जो है यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो वो क्या होगा, IE होगा, ठीक है। यानी कि टोटल वोल्टेज जो है ये सप्लाई वोल्टेज इन तीनों वोल्टेज के सम के इक्वल होगा, क्योंकि यही वोल्टेज जो है यहाँ और यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। एक होगा ये ICRC, एक होगा प्लस VCE, एक होगा प्लस IERE। तो देखिए हम उसे यहाँ पर लिख देते हैं, VCC सप्लाई वोल्टेज जो है वो इक्वल हो जाएगा ICRC के प्लस VCE के प्लस IERE और IE के, क्योंकि ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है, ये 3 जगह पर डिवाइड हो रहा है आउटपुट सर्किट में। तो यहाँ से अगर हम VCE का वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC माइनस IERE, ठीक है। अब देखिए यहाँ से VCC इज इक्वल टू VCE इज इक्वल टू VCC तो यहीं रह गया माइनस
देखिए, मैंने आपको ऊपर में ही कहा था कि IC जो है वो लगभग लगभग इक्वल है IE के। तो उस कंडीशन में अगर हम इसे IC लिख दें तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से IC को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर IC लिख देता हूँ। आप इसे स्टेप और बढ़ा करके लिखिएगा। ठीक है, ये IC को क्यों मैंने IE लिखा, ये देखिए आप ये लिख दीजिएगा, क्योंकि IC जो है वो लगभग लगभग इक्वल है IE के। तो IC को अगर हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलता है, RC माइनस RE। सॉरी, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस भी हमने कॉमन ले लिया है। तो ये है हमारा VCE का। तो यही था सर्किट एनालिसिस ऑफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट या सेल्फ बायस सर्किट का, जहाँ पर हमने क्या क्या कैलकुलेट किया। हमने 3 चीज़ों को कैलकुलेट किया। एक सर्किट एनालिसिस में हमने V2 को कैलकुलेट किया जो R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था। दूसरा हमने कलेक्टर करंट को निकाला। तीसरा हमने कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को निकाला। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।